बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 6 है, स्टेट ऑफ मैटर, थर्ड पार्ट है, जिसमें हम सॉलिड के चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें आज हमने जो पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टीज हमने पढ़ना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टीज क्या है। पहले हम थोड़ा सा ब्रीफली चलते हैं कि ये जो सॉलिड है क्या चीज़ है, फिर हम इस तरफ जाएंगे कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है अब इसका फिर क्या मतलब है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है और क्या नहीं होता है। फिर हम थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाए कि सॉलिड जो है, सॉलिड क्या है। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, इसमें डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें, इसको हम सॉलिड कहते हैं। सॉलिड के अगर हम टाइप्स देखना चाहते हैं कि सॉलिड्स के कितने टाइप्स हैं, तो एक हमें मिलेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक टाइप हमें जो मिलता है वो टाइप क्या कहलाता है, वो टाइप कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। दूसरा जो टाइप हमें मिल रहा है वो कहलाता है एमॉर्फस सॉलिड। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, एक एमॉर्फस सॉलिड हो गया। ये जो है इसमें हमारे पास है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, ट्रू सॉलिड, रियल सॉलिड, और एमॉर्फस को सोडो सॉलिड भी हम कहते हैं। ये सारा जो है ये क्या है, ये सॉलिड के मुतालिक है। ये सारी बातें हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सॉलिड के बारे में लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस करना है। उससे पहले अगर हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड के तरफ अगर हम आ जाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है। इसकी जो प्रॉपर्टी है, एक तो यह है कि कोई शेप नहीं है, कोई शेप इसका नहीं होता है, कोई फिक्स्ड इनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है, इनमें नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है, कोई मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं होता है, कोई मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं होता है, नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है। और इनमें आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी के अलावा हम अगर देखते हैं तो ये मेनली इनके दो डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ है। सिमेट्रिकल भी नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, इनकी कोई सिमेट्री भी नहीं होती है। ये सारी बातें जो हैं ये किसके लिए हैं, ये एमॉर्फस के लिए है। एमॉर्फस के लिए हम ये बातें कर रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं हैं। और इसका अगर कोई एग्जाम्पल है
तो क्या हो सकता है? ग्लास हो सकता है, ग्लास एक एग्जाम्पल हो सकता है, रबर एक एग्जाम्पल हो सकता है, प्लास्टिक एक एग्जाम्पल हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? ये किसके लिए है? ये सारे के सारे एमॉर्फस के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एमॉर्फस के एग्जाम्पल्स हैं। हम जो है इस वक्त हम जो तफसील से पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम सबसे जो पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिमेट्री। वो है सिमेट्री। प्रॉपर्टीज में हम जो सबसे पहली बात पढ़ने जा रहे हैं वो क्या कहलाता है? वो सिमेट्री कहलाता है। सिमेट्री क्या है? सिमेट्री बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होता है, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि इनकी अपनी एक रिपीटेशन होती है, रिपीटेशन ऑफ फेस, रिपीटेशन ऑफ एंगल्स, रिपीटेशन ऑफ एज when rotated at 360 angle. The property, ऐसी प्रॉपर्टी in which repetition जिसमें repetition of face, edge, एंगल when rotated, जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, when rotated at 360 एंगल, ऐसी प्रॉपर्टी को सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री आम तौर पे हम तीन किस्म की है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो सिमेट्री के जो टाइप्स है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये इनके सिमेट्री के मुतालिक हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक डेफिनेट सिमेट्री होती है, इसकी एक डेफिनेट सिमेट्री होती है, एक इसका एक डेफिनेट प्लेन होता है, एज होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को 360 एंगल पर रोटेट करवाते हैं तो वही जो पहले वाला फेस है, वही जो पहले वाला एंगल है, वो हमें दोबारा मिल जाता है। इसको सिमेट्री कहते हैं। तो ये सिमेट्री है। सिमेट्री के अलावा हम जब दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं तो दूसरा आ जाता है ज्योमेट्रिक शेप। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है ज्योमेट्रिक शेप। ज्योमेट्रिक शेप आता है। ज्योमेट्रिक शेप में हमें एक थ्री डायमेंशनल शेप हमें किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक डेफिनेट शेप मिल रहा होता है, एक ज्योमेट्री मिल रही होती है। इसमें क्या होता है कि दी पार्टिकल्स जो हैं, इसमें पार्टिकल्स आर अरेंज्ड होते हैं इन रेगुलर मैनर। एक रेगुलरली ये क्या करते हैं? अरेंजमेंट होते हैं, रिपीटेशन होती है, एक फिक्स्ड हालत में होते हैं। इसको हम ज्योमेट्रिक शेप कहते हैं। इनकी अपनी ज्योमेट्री होती है, हर एक की अपनी ज्योमेट्री होती है। जैसा कि मोनोक्लेनिक एक ज्योमेट्री है, मोनोक्लेनिक एक ख़ास ज्योमेट्रिक शेप है। दूसरा अगर हम देखते हैं ट्राइक्लेनिक है, ये एक ख़ास ज्योमेट्रिक शेप है। और अगर हम देखते हैं क्यूबिक एक ख़ास ज्योमेट्रिक शेप है। और इसके अलावा क्या है जो है टेट्रागोनल है,
टेट्रागोनल है, ये सारे क्या है, ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। ये हेक्सागोनल है और ऑर्थोरोम्बिक है और ये रोम्बोहेड्रल है। ये सारे क्या है, रोम्बोहेड्रल है। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ज्योमेट्रिक शेप्स है। ये ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, ये हमारे पास जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनके ये ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है, जो प्रॉपर्टी है, वो है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये ऐसा नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल का कम है, किसी मॉलिक्यूल का ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर जिसमें एट विच क्या हो जाता है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू इनटू लिक्विड, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसा होता है, अगर हम कोई भी सॉल्ट लेते हैं, अगर हम कॉमन सॉल्ट लेते हैं, कॉमन सॉल्ट को हम मेल्ट करते हैं, तो कॉमन सॉल्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है, जो ही मेल्टिंग पॉइंट पहुंचता है, पूरे का पूरा कॉमन सॉल्ट वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में है। लेकिन अगर हम किसी एमोर्फस की बात कर रहे हैं तो एमोर्फस का कोई भी ऐसा मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है कि जिसमें हम ये देख सकें कि इसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट क्या है। कोई भी हम अगर एमोर्फस ले लेते हैं तो पहले गर्म करने की वजह से इसकी हालत कुछ और हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद फिर ये जाकर मेल्ट होने लगता है, फिर ये पिघल जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है ये सारे इसमें मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। क्लीवेज प्लेन्स, अगर हम नेक्स्ट के तरफ जा रहे हैं, वो है क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन क्या है, हमारे पास जितने भी क्रिस्टल्स हैं उन क्रिस्टल्स को अगर हम तोड़ते हैं तो एक ख़ास क्लीवेज पे जाके टूटते हैं। ये ऐसे रैंडमली नहीं टूटते हैं, बल्कि इनके टूटने के कुछ लाइंस होते हैं, ये जाके उन्हीं लाइंस पर टूटते हैं। उन लाइंस को क्लीवेज प्लेन कहते हैं। क्लीवेज प्लेन ऐसा प्लेन है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ख़ास क्लीवेज पे जाके टूट रहे होते हैं, तो उसको क्लीवेज प्लेन कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि इस बात को मज़ीद क्लियर कराया जाए तो ये देखें, फ़र्ज़ कर लेते हैं, यहाँ मैं आपको एक समझाने के लिए इधर मैंने इस तरह का कुछ प्लेन्स बना रहा हूँ। ये मैं यहाँ कुछ प्लेन्स मैंने बनाए हैं। अब ये देखें, अब ये फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एक क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल को तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ने के लिए ये ऐसा टूटेगा, ये वाला हिस्सा ऐसा टूटेगा, ये वाला हिस्सा ऐसा टूटेगा, ये वाला जो हिस्सा है वो ऐसा टूटेगा, ये वाला हिस्सा ऐसा टूटेगा। ये देखिए, ये सारे एक ख़ास प्लेन पे टूट रहे हैं। ये ख़ास इनके टूटने का एक ख़ास अंदाज़ है। ये अपने अंदाज पे टूट रहे हैं, ये अपने अंदाज से हट के नहीं टूट रहे हैं।
तो ये जो जगह है जहाँ से ये टूट रहे हैं, इस जगह को क्लीवेज प्लेन कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लीवेज प्लेन्स होते हैं। क्लीवेज प्लेन्स के बुनियाद पे ये टूट रहे होते हैं। ये उन्हीं पर ये डिपेंड करते हैं, उनकी जो टूटने का जो प्रोसेस है वो इस बात पे डिपेंड करता है। ये असल में इनके शीट्स होते हैं, इनके शीट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं, तो ये वहाँ शीट्स पे जाके ये टूटना शुरू हो जाते हैं। तो उनके जो टूटने की जो जगह है, उस जगह को क्लीवेज प्लेन कहते हैं। दूसरा हम आ रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है कि हैबिट ऑफ क्रिस्टल है। ये एक प्रॉपर्टी है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल का क्या मतलब है? हैबिट ऑफ क्रिस्टल का मतलब ये है कि हम कोई भी क्रिस्टल बनाना चाहते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं शुगर का कोई क्रिस्टल बनाना चाहते हैं। शुगर का क्रिस्टल जब भी हम बनाएंगे वो हमेशा क्यूबिक ही बनेगा। हम जब भी किसी भी चीज़ का अगर क्रिस्टल बनाना चाहते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाना चाहते हैं, सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होगा वो हमेशा क्यूबिक ही होगा। इसको कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। इसमें क्या है? द क्रिस्टल ऑफ एनी सब्सटेंस always found in same crystalline form, crystalline shape। ये हमेशा हैबिट ऑफ क्रिस्टल होता है, एक ही इनका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें ये बन रहे होते हैं। जैसा कि सोडियम क्लोराइड हमेशा क्यूबिक फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट हमेशा हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। तो ये सोडियम क्लोराइड है, ये हमेशा क्यूबिक फॉर्म में बनेगा। ये ग्रेफाइट है, ये हमेशा हेक्सागोनल फॉर्म में बनेगा, हेक्सागोनल फॉर्म में बनेगा। इनके जो हैबिट्स है वो हैबिट्स चेंज नहीं होते हैं। इनके हैबिट्स हमेशा एक ही तरह, इनके बनने के जो हैबिट्स हैं वो हमेशा एक ही तरह होते हैं। क्रिस्टलाइन ग्रोथ, इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ क्या है? क्रिस्टल ग्रोथ ये है कि हम ने जब भी क्रिस्टल बनाना होता है, हम सबसे पहले उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब यह है कि हमने इतना सोल्यूट उसमें डिज़ोल्व करना है, रूम टेम्परेचर पर इतना सोल्यूट हमने डिज़ोल्व करना है कि मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके। इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बनाने के बाद हमने उसको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद जो फ़िल्ट्रेट हमें मिलता है, फ़िल्टर करने के बाद जो फ़िल्ट्रेट हमें मिलता है वो फ़िल्ट्रेट, उस फ़िल्ट्रेट को हमने गर्म करना है। उस फ़िल्ट्रेट को गर्म करने की वजह से, उस फ़िल्ट्रेट को गर्म करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वाटर वेपर्स इवोपरेट होना शुरू हो जाते हैं। जब वाटर वेपर्स इवोपरेट होना शुरू हो जाते हैं, उनके इवोपरेट होने की वजह से, इवोपरेट हो जाने की वजह से, इवोपरेट हो जाने की वजह से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर क्रिस्टल्स का बनना शुरू हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम इवोपरेट तो कर रहे हैं लेकिन हमें ऐसे कोई क्रिस्टल ग्रोथ नज़र नहीं आ रही होती है, तो फिर हम एक प्योर क्रिस्टल उसके अंदर डाल देते हैं।
प्योर क्रिस्टल के डालते ही फौरन सारे क्रिस्टल्स उसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन ग्रोथ। तो ये क्या कहलाता है? ये क्रिस्टलाइन ग्रोथ कहलाता है। यहाँ तक हमने इनकी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, ये हमने देखी है। और अगर हम एक प्रॉपर्टी नेक्स्ट को भी टाइम देते हैं तो वो है एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ये क्या है? द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है इन विच the property is direction dependent ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इफ डायरेक्शन चेंज्ड, अब हमने क्या करना है? डायरेक्शन को चेंज करना है। इफ डायरेक्शन चेंज कर दिया, दी प्रॉपर्टी विल ऑल्सो चेंज। तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, जैसा कि कंडक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी बातें क्या है? ये सारी बातें क्रिस्टल में पाई जाती हैं। क्रिस्टल में ये प्रॉपर्टी पाई जाती हैं कि अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो डायरेक्शन के चेंज करने की वजह से इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। जैसा कि थर्मल एक्सपेंशन एक प्रॉपर्टी है, क्लीवेज है, थर्मल एक्सपेंशन, कंडक्शन, इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये सब प्रॉपर्टीज़ एन आइसोट्रॉपिक। अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्रेफाइट के बारे में बता दूं, ग्रेफाइट जो है वो इस तरह इस लेयर्स के फॉर्म में होते हैं और यहाँ पे इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इस सीक्वेंस में होते हैं, हॉरिजेंटल फॉर्म में होते हैं। इस हॉरिजेंटल होने की वजह से ये हॉरिजेंटल फॉर्म में होते हैं, ये हॉरिजेंटल फॉर्म में होते हैं। तो इसका जो एक्चुअल शेप होता है वो ऐसा होता है, ये हेक्सागोनल होते हैं। ये जो है ये हेक्सागोनल है, ये एक्चुअली ये ऐसा हेक्सागोनल है, ये ऐसा हेक्सागोनल है, ये इस तरह का हेक्सागोनल होता है। ये ग्रेफाइट का मैं शेप बना रहा हूँ ताकि आपको ये पॉइंट अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो असल में है क्या, ये असल में होता क्या है और किस तरह है। एनाइसोट्रॉपिक से यहाँ क्या मुराद है, ये मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। ये जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे ये सारे कार्बन हैं और यहाँ पे इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये इस तरह इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करना है इस साइड पर से। इलेक्ट्रिक करंट हमने इस साइड से पास करना है।
इस साइड से इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए जब, तो ये चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास हो जाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास हो जाता है। तो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। कैसे? हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली का क्या मतलब? ये जो इस तरह के जो लाइनें हैं इसको हॉरिजेंटल कहते हैं। तो ग्रेफाइट जो है हॉरिजेंटली ये बहुत अच्छे कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। लेकिन अगर हम बट दे आर बैड कंडक्टर। लेकिन ये क्या है? ये बैड कंडक्टर है। दे आर बैड कंडक्टर है। कब बैड कंडक्टर है? जब ये वर्टिकली, बैड कंडक्टर वर्टिकली का क्या मतलब है? ये फिर वर्टिकली है, ये इसको वर्टिकली कहते हैं। तो ये गुड कंडक्टर है। अगर हम इसको ऐसा पास कर रहे हैं, ऐसा पास कर रहे हैं तो ये गुड कंडक्टर बन जाएगा। अगर हम ऐसा पास कर रहे हैं तो फिर ये बैड कंडक्टर बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये क्या है? रॉड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इस रॉड को गर्म कर रहा हूँ। इस रॉड को गर्म करने की वजह से ये रॉड थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। ये जो है थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल जो है ये एक्सपेंड हो रहा है। लॉन्गिट्यूडनल जो है ये एक्सपेंड हो रहा है, इलोंगेटेड हो रहा है। ये लंबाई के साइड पे एक्सपेंड हो रहा है, ये मोटाई के साइड पे एक्सपेंड नहीं हो रहा है। तो थर्मल एक्सपेंशन एक डायरेक्शन में है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ये एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहलाती है। इस एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी में हमेशा डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। डायरेक्शन को चेंज कर दो तो वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ये जो है ये एन आइसोट्रोपिक जो कि क्रिस्टलाइन के मुतलिक है, ये हमने क्रिस्टलाइन के बारे में ये देखा हुआ है। और इसके साथ साथ हम ये भी प्रॉपर्टीज़ की बात अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने कहाँ तक टॉपिक कवर किया है? एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी में हमने स्टार्ट कहाँ से लिया है? सॉलिड से लिया है। स्टेट ऑफ मैटर को कहते हैं। मैटर की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। क्यों डेफिनेट शेप होती है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, मोशन नहीं होता है। डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है? उसकी वजह यह है कि इनके बीच में कोई वैकेंट स्पेस नहीं है। वैकेंट स्पेस ना होने की वजह से कोई इनमें डेफिनेट वॉल्यूम मौजूद नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, ये सॉलिड हमारे पास दो किस्म के हैं। एक को ट्रू सॉलिड कहते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, दूसरे को एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं या सोडो सॉलिड कहते हैं। अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहते हैं तो एमॉर्फस सॉलिड का अपना कोई शेप नहीं होता है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है, पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, इनका डेफिनेट कोई भी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इनके अंदर आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है। जिस डायरेक्शन से भी आप प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सिमिलर आती है। और ये सिमेट्रिकल भी नहीं होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं, जैसा कि ग्लास है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन अब हम जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हमने देखना है कि सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हमारा टॉपिक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं
कि जो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अगर हम किसी भी क्रिस्टल को 360 एंगल पे रोटेट करें तो उस का जो फेस है वो फेस रिपीट हो जाए, उसका जो एंगल है वो एंगल रिपीट हो जाए, उसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन रिपीट हो जाए, एज है, फेस है, ये सारे रिपीट हो जाए, इसको हम सिमेट्री कहते हैं। और सिमेट्री जो है 3 किस्म के हैं, एक को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, दूसरे को सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं, तीसरे को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। फिर ज्योमेट्रिक शेप आते हैं। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनकी एक ख़ास डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। ये जो डेफिनेट ज्योमेट्री है, ये डेफिनेट ज्योमेट्री किस बात पे डिपेंड करती हैं? ये रेगुलर अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है कि जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं या रेगुलरली अरेंज्ड नहीं हैं। जितने रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं तो इनके रेगुलरली अरेंज होने की वजह से एक ख़ास ज्योमेट्री हमें बना के दे रही होती हैं, जिसमें जैसा कि क्रिस्टलाइन 7 सिस्टम के हैं, मुख्तलिफ इनके शेप्स होते हैं जिनके नाम मुख्तलिफ हैं। मोनोक्लिनिक के नाम से है, ट्राइक्लिनिक के नाम से है, क्यूबिक के नाम से है, टेट्रागोनल के नाम से है, हेक्सागोनल के नाम से है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये इनके सिमेट्री हैं, ये इनके सिमेट्री हैं। तो ये सब ज्योमेट्रिकल शेप हमें बता रहे हैं। ये ज्योमेट्रिकल शेप के नाम थे। फिर हम मेल्टिंग पॉइंट की तरफ आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड है, उस सॉलिड को हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने की वजह से उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी मौजूद है वो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद था, जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद था, वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स टूटने लगता है। वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स के टूटने की वजह से ये जो सॉलिड चीज़ें हैं ये पिघलने लगती हैं। जब ये सॉलिड चीज़ें पिघल जाती हैं तो इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हमेशा ये याद रखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है। जिस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट वही रहता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट आगे पीछे नहीं होता है अगर वो सॉलिड प्योर फॉर्म में है। अगर उस सॉलिड के अंदर कोई इम्प्योरिटी आ जाती है तो इम्प्योरिटी के आ जाने की वजह से उसमें फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त चूँकि हम प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हमेशा फिक्स रहता है। फिर हम आते हैं क्लीवेज प्लेन की तरफ। क्लीवेज प्लेन आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। क्लीवेज प्लेन ये है कि जब भी हम किसी भी क्रिस्टल को अगर तोड़ते हैं तो ये अपने एक ख़ास क्लीवेज पर टूटता है। अब ये देखिए यहाँ से इस क्लीवेज पर टूटा है, ये देखिए ये यहाँ पे इस क्लीवेज पे टूटा है, ये देखिए यहाँ पे ये इस क्लीवेज पे टूटा हुआ है। तो ये हमेशा जो है किसी भी क्लीवेज पर क्रिस्टल हमेशा क्लीवेज प्लेन पर टूटता है। तो ये भी क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है कि क्लीवेज प्लेन पर ही टूटेगा। हैबिट ऑफ क्रिस्टल में अगर हम आते हैं, हम जब भी कोई भी क्रिस्टल अगर बनाना चाहते हैं तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा? हमने उस क्रिस्टल का बहुत गाढ़ा सा सॉल्यूशन बनाना होगा ताकि ये रूम टेम्परेचर पर ये अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। जब ये अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाते हैं, इनके डिज़ोल्व हो जाने के बाद तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो उसको फ़िल्टर कर देते हैं। फ़िल्टर करने के बाद जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है, जो फ़िल्ट्रेट हमारे पास बना है, जो फ़िल्ट्रेट हमें मिला है, उस फ़िल्ट्रेट को हम गर्म करते हैं।
उस फिल्ट्रेट को गर्म करने की वजह से वो फिल्ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता इवोपरेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब हम इसको ठंडा कर देते हैं, ठंडा हमने कैसे करना है, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करना है, रैपिड कूलिंग नहीं करनी है। अगर हम रैपिड कूलिंग करते हैं तो अच्छे क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं। अगर हम रैपिड कूलिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर ये अच्छे क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर हम स्लोली कूलिंग कर रहे हैं तो अच्छे क्रिस्टल्स बनते हैं। तो ये जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं ये एक डेफिनेट शेप के साथ बनेंगे। इनका जो शेप होगा वह हर एक का अलग अलग होगा। हर क्रिस्टल अपने हैबिट के मुताबिक क्रिस्टल बनाएगा, अपने हैबिट के मुताबिक शेप बनाएगा। जैसा कि सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड हमेशा क्यूबिक शेप बनाएगा, ग्रेफाइट हमेशा हेक्सागोनल शेप बनाता है। ये सारे जो हैं ये हैबिट ऑफ क्रिस्टल हैं। फिर हम क्रिस्टल ग्रोथ की तरफ आते हैं। क्रिस्टल ग्रोथ ये है कि अगर हमने क्रिस्टल बना रहे हैं लेकिन वो क्रिस्टल नहीं बन रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम लगा दिया है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एक प्योर क्रिस्टल उसमें डाल देंगे। एक प्योर क्रिस्टल के उसमें डालने की वजह से जो प्योर क्रिस्टल है, जब ये प्योर क्रिस्टल उसमें चला जाता है तो फ़ौरन बाकी क्रिस्टल्स, बाकी इसमें क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसको फिर कहते हैं कि क्रिस्टल ग्रोथ। एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन जो हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन जो हो रहा है वो किसी एक ख़ास डायरेक्शन पर हो रहा है। हम किसी रॉड को गर्म कर रहे हैं, रॉड हमेशा लंबाई के तरफ क्या होता है, इसकी जो एक्सपेंशन होती है वो अलग होती है। इसकी जो चौड़ाई में अगर हो रही है उसमें और लंबाई में फ़र्क होगा। एक्सपेंशन में लंबाई के तरफ अगर एक्सपेंशन को हम देखते हैं या चौड़ाई के तरफ अगर हम इस एक्सपेंशन को देखते हैं तो इन दोनों के एक्सपेंशन में डिफरेंस आएगा। तो ये डिफरेंस ये बता रहा है कि ये एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में अगर हम कोई कंडक्शन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कंडक्शन क्या है, हम ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में से बिजली पास कर रहे हैं, बिजली के पास करने की वजह से जो ग्रेफाइट हॉरिजेंटल है तो ये गुड कंडक्टर बन जाएगा। गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि ये हॉरिजेंटली इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। हॉरिजेंटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से ये गुड कंडक्टर बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको वर्टिकली देखते हैं तो वर्टिकली ये होता है कि ये गुड कंडक्टर नहीं होता है। वर्टिकली गुड कंडक्टर ना होने की वजह से फिर ये जो है एन आइसोट्रॉपिक वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है कि ये इसके अंदर एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी मौजूद है। ये सारी बातें जो हैं ये इसमें कंडक्शन भी आ जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, इसमें थर्मल एक्सपेंशन आ जाता है। ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। ये सारे का सारा हमने आज के टॉपिक में देखना था, लेकिन प्रॉपर्टीज़ अभी भी इसकी ख़त्म नहीं हुई है। प्रॉपर्टीज़ में हमने ये भी पढ़ना है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्योंकि अब हमें टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है। आगे हमने देखना है आइसोमॉर्फस हमने पढ़ना है। फिर हमने पढ़ना है पॉलीमॉर्फस हमने पढ़ना है और एक हमने पढ़ना है एलोट्रॉपी भी हमने देखना है और फिर साथ साथ ट्रांजिशन टेम्परेचर हमने देखना है। ये सारे वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन प्रॉपर्टीज़ को हमने आगे जाके हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये बाकी प्रॉपर्टीज़ देखनी होगी
वो फिर यही प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का कंटिन्यूड फॉर्म होगा। यहाँ तक हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइम के मुताबिक देखा है, लेकिन आगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आइसोमॉर्फस से शुरू होता है। ये आज का हमारा लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।